हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 का डिस्कशन करने वाले हैं। और इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले दरोगा परीक्षा के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया? तो इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। यानी प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन 2 सही है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर है कि भारतीय संविधान का भाग 16 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के भाग 16 का संबंध कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवन से है। यानी भाग 16 में ये कहा गया कि कुछ जाति के वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या आरक्षण दिया गया है, तो उसका उल्लेख भाग 16 में है। तो डी नंबर सही है। 4 नंबर है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 ईस्वी में जोड़ा गया, जिसका संबंध भूमि सुधार अधिनियम से है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसी में संघ सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषा था। और 10वीं अनुसूची में दल बदल से सम्मिलित है, और जिसको दल बदल को 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। चलिए इसमें से ऑप्शन 20 सही है 4 नंबर का। अगला प्रश्न है 5 नंबर, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योगत अथवा उद्देश्य बना, बिल्कुल सही है, पहला सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। उद्देशिका का जो है प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल प्रकृति को बिना छेड़छाड़ किए। इसमें 3 नंबर गलत दिया गया है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो इसमें से 1, 2 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, बिल्कुल सही है। भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है और इसकी पुष्टि मई 1949 में किया गया था कि भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, बिल्कुल गलत है। जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनेगा, इसके कारण भारत की संप्रभुता कम कैसे होगी? तो इसमें से केवल 1 सही है। 7 नंबर है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया, यानी कब उसे लिया गया, एडॉप्ट किया गया? भारत सरकार के द्वारा राज्य चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया या फिर एडॉप्ट किया गया, तो ऑप्शन डी सही है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम के अनुसार उसे व्यवस्थित करना है, तो इसमें से ऑप्शन 2 नंबर सही है। पहले नागालैंड 1963 में हो जाएगा, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 है और फिर अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका 2 नंबर सही है, क्रम वाइज है। आगे देखिए 9 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक अधिवास है, बिल्कुल सही है। भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल जो नागरिकता है वह ब्रिटेन से लिया गया है, और तो 1 नंबर सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति दूसरे देश का है वह भारत में आकर राष्ट्रीय या उसके भारत का नागरिकता ग्रहण करता है वह भी राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। उसे वंचित भी किया जा सकता है, नागरिकता को रद्द भी किया जा सकता है। तो इसमें से आपका 9 नंबर में केवल 1 सही है, बाकी दोनों गलत है, 2 और 3 गलत है। 10 नंबर में देखिएगा कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? अस्पृश्यता का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है, जिसमें छुआछूत के विरोध की बात कहा गया है। और अस्पृश्यता का अंत एक मौलिक अधिकार, इसका जो अंत है वह कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें से 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? आइए देखते हैं कि वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होगा, बिल्कुल गलत है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो इसमें 2 नंबर सही है। इस भाग में
अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से 2 और 3 कथन सत्य, 1 नंबर गलत है। अब 12 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आम चुनाव में मतदान यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक मतदान जो है एक कानूनी अधिकार है। मतदान जो है एक कानूनी अधिकार है। 13 नंबर में देखते हैं, इसमें कहा गया है कि 2 वक्तव्य दिया गया है, कथन और एक कारक। संघीय कार्यपालिका का मुख्य भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है, इसका कथन सही है। राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें से कारण जो आर जो गलत है, इसकी शक्तियों का सीमा है, इसका लिमिटेशन है। तो इसमें से सिर्फ ए सही है और आर गलत है। 14 नंबर है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा। तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष में वोट नहीं दे सकते। जब कोई प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद उच्च सदन का मेंबर है तो वह किसी भी सदन में जाके अपना वक्तव्य दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वह मेंबर है, जिस सदन का वह सदस्य है। तो इसमें से 1 नंबर सही है। 15 नंबर देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी का उल्लेख सबसे पहले देख लेते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है और वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो 2 नंबर भी सही है। तो 15 का आपका कथन 1 कथन 2 सही है, बाकी सभी गलत है। आगे देखिए 16 नंबर में, भारत सरकार में सबसे ऊंचा पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है। 3 नंबर सही है, मंत्रिमंडल का सचिव। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति की संख्या 84 निर्धारित किया गया है और लोकसभा में ही अनुसूचित जनजाति की संख्या 47 निर्धारित किया गया है। 18 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो राज्यसभा का जो अधिकार है वह एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संतुष्टि करना, यही राज्यसभा का अधिकार है। तो 3 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा जो कथन है वह गलत। धन विधेयक का उल्लेख 112 में किया गया है और धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल ही पाप है क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। आगे है 20 नंबर की प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होता है। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होता है और 30 जो है वह लोकसभा के सदस्य होता है, केवल लोकसभा का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, लोकसभा के सदस्य। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। कब लागू किया गया, तो इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बना। आपदा प्रबंधन एक्ट वर्ष 2005 ईस्वी में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। 24 नंबर में कहा गया है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य का अन्य मुकदमा का संबंध किससे है। तो इसका संबंध कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिएगा 25 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है, वह अनुच्छेद 200 के तहत रखता है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 200 में। इसका 2 नंबर सही है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। आगे 26 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन। तो राज्य के विधायिका में विधानसभा एवं राज्यपाल और राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद, ये दोनों ऑप्शन आपका होगा। 3 और 4 दोनों होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब ये कैसे होगा ये हमको बताते हैं। कुछ लोग तो सोचेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन 4 सिर्फ होगा, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद, इसमें तीनों है, बिल्कुल सही है, 4 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 भी होगा क्योंकि विधानसभा एवं राज्यपाल भी होगा, क्योंकि कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। सिर्फ कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी कहीं भी विधान परिषद नहीं है। तो वहाँ विधानसभा में राज्यपाल होगा। और 1 और 2 नहीं होगा क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है और सिर्फ राज्यपाल से विधायिका नहीं बनता है और विधानसभा एवं विधान परिषद से भी विधायिका नहीं बनता है। तो इसमें से केवल ऑप्शन 2 और
3 और 4 सही है। 27 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं एक उच्च न्यायालय है, यह भी सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। 28 नंबर देखिएगा कि केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन डी सही है। 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 में किया गया है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा 356 में और वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण, राज्यों में असंवैधानिक तंत्र के विफलता और आर्थिक संकट के आधार पर घोषित कर सकता है। तो इसमें से 1, 3 और 4 सही है। बाकी आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी के काल में 1975 में आंतरिक अशांति के काल में ही आंतरिक अशांति के तहत ही राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, यानी आपातकालीन लगाया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर इसे हटा दिया गया कि अब से फिर आंतरिक अशांति के तहत आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहा गया वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग में कुल 5 मेंबर होता है, सिर्फ इसमें से यही कथन सही है, बाकी सभी गलत है। इसमें से केवल एक सही है। आगे देखिए 31 नंबर, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव एम.वी. माथुर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है? तो यह एम.वी. माथुर के द्वारा दिया गया। 32 नंबर में कहा गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिया गया है, जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दिया गया है। कारण में कहा गया है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका जो है दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए 2 नंबर सही है। 33 नंबर में है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पीसी होता समिति का गठन 2004 में किया गया था और पीसी होता समिति का संबंध जो है वह सिविल सेवाओं में सुधार से है और इसका गठन 2004 में किया गया। 34 नंबर में भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, दोनों सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सतुति करना, यह बिल्कुल गलत है। यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण करना यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो इसमें से 3 नंबर जो है वह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो कार्य कौन हो जाएगा? 1, 2 और 4 है। तो ऑप्शन 2 नंबर सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावी था किस देश से? तो राष्ट्रीय जो शब्द है वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित है, 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के ए सी में सहकारी समितियां जोड़ा गया है? सहकारी समिति का संबंध अनुच्छेद 19 के ए के सी में है और इसको 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखिएगा 37 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। इन तीनों भाषा जो है गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु, इसमें से किसको क्लासिक यानी शास्त्रीय भाषा की घोषणा किया गया है? तो इसमें से कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिक भाषा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। भारत में 6 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दिया गया क्लासिक भाषा को, और 6 भाषा कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला है तमिल। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद हो जाता है संस्कृत। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कन्नड़। इसको 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। चौथे नंबर पर आता है तेलुगु। तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद आता है मलयालम। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद आता है उड़िया। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये 6 शास्त्रीय भाषा, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2004 में। उसके बाद संस्कृत को, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद तेलुगु, मलयालम, फिर उड़िया को, सबसे लास्ट में उड़िया को दिया गया है। 38 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व न्याय परियोजना के द्वारा लागू किया जाता है। 3 नंबर सही है, विश्व न्याय परियोजना। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का समझौता नहीं है? गुट निरपेक्ष जो है यह पंचशील का समझौता नहीं है। ए नंबर सही है, ऑप्शन ए। और देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामों में चाहे सेट में हूबहू ऑप्शन के साथ ऐसे ही पूछा
जाता है। तो आप लोग इसको खासकर याद रखिएगा इस सभी प्रश्नों को, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न ऑप्शन के साथ ही हूबहू पूछ लिया जाता है, एग्जाम में दे दिया जाता है। आगे है 41 नंबर, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और इसको याद रखने का ये उपाय है कि कांगड़ा जो एक जगह जो हिमाचल प्रदेश में है, तो इससे संबंधित लघु चित्रकला भी हिमाचल प्रदेश ही होगा। तो इसको आप ऐसा भी तोड़कर याद रख सकते हैं। 42 नंबर में दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में सावयव एकता होता है, ऑर्गेनिक सोलिडिटी होता है। ऑप्शन 3 सही है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स ब्रांड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? वो जो प्रथम अभिनेता वह है शॉन कॉनरी। ऑप्शन ए सही है, शॉन कॉनरी। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया है। तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 45 नंबर है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होता है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पैरामदूर में स्थित है, जो पंजाब में है। तो ऑप्शन 3 सही है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पैरामदूर में है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ यह होगा कि थोड़े शब्दों में अधिक को कहना, यानी थोड़े से शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 48 नंबर में कहा गया कि आपको एक सेंटेंस दिया गया जिसमें से आपको टेंस पहचाना कि यह कौन सा टेंस है। सेंटेंस क्या है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। तो यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑप्शन 2 सही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? स्वयं योजना ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है, ओडिशा। ओडिशा के द्वारा ही स्वयं योजना लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 13 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज भी चलवाया जा रहा है, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।